Hello dear students, welcome to Concrete Civil Concepts, and in this video we will be discussing our important interview session 7th of RCC, and we have already covered our interview session 1st, 2nd of structural analysis, then 3rd, 4th and of interview session strength of material, then our 5th, 6th and this is our 7th interview session on RCC. Okay, so if you have not watched that videos, then go in my comment box and comment section and your description box, you may find the link. Okay, so हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरसीसी के और इम्पोर्टेंट डिटेल क्वेश्चंस, जैसे आपका अभी पहले हमने जो वीडियोस में देखा था कि जो लोड फैक्टर्स थे, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में लोड फैक्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो लोड फैक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जब आप डेड लोड और अर्थक्वेक लोड या फिर विंड लोड को कंसिडर करते हो तो उसमें एक आपका जो लोड फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1 से भी कम होती है। 0.9 वैल्यू आप लेते हो, अडॉप्ट करते हो, तो वो 0.9 वैल्यू आप कब अडॉप्ट करते हो, किस केस में आप अडॉप्ट करते हो? अब वो 0.9 वैल्यू जब आपकी जो स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग क्रिटिकल होता है तब आप 0.9 वैल्यू को अडॉप्ट करते हो। इसका मतलब उस केस में आपको लोड फैक्टर की वैल्यू को 1 से ज्यादा नहीं ले सकते हो, इसलिए हम उसको 0.9 वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 0.9 वैल्यू कब यूज करते हैं, जब आपका स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग क्रिटिकल होता है तो उस केस में हम उसको 0.9 वैल्यू को यूज करते हैं लोड फैक्टर्स के दौरान। ठीक है, देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड और जो आपका लिमिट स्टेट मेथड है उसमें अगर कंपैरिजन करना है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट और इन टर्म्स ऑफ स्टील, तो आप बता सकते हो, कंपैरिजन बता सकते हो आप इसका स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे, नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे बता सकते हो, और आपका टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे बता सकते हो, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे बता सकते हो। कंक्रीट में क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में आपका जो हायर साइड होता है नेट टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, जो आप अगर आप नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हो, तो जो आपका नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो कंक्रीट में हायर साइड होता है देन योर WSM। सिमिलरली स्टील के केस में आपका जो स्टील के केस में जो आपका LSM में जो पार्ट होता है वो आपका लोअर साइड होता है एज कम्पेयर टू योर WSM। ठीक है, तो आप इनके बेसिस पे भी कंपैरिजन और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन और वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन में बता सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आपको लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में अजम्पशंस पता होने चाहिए कि भाई जो आपके स्ट्रेन डायग्राम होता है इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन करते हो, स्ट्रेन डायग्राम आपका ऑलवेज लीनियर होता है। वो लीनियर कैसे होता है, क्योंकि आपका जो अजम्पशन है, फर्स्ट प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग और इवन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब है कि आपका जो स्ट्रेन डायग्राम है वो ऑलवेज लीनियर होगा अक्रॉस द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो जो आपका लीनियर डायग्राम वो लीनियर होगा हमेशा स्ट्रेन डायग्राम। अब जो स्ट्रेन डायग्राम के जो आपके टेंशन फेज में जो आपके स्ट्रेन है वो कितने होने चाहिए, वो 0.002 प्लस 0.87 FY/ES से कम नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES एट द टाइम ऑफ फेलियर। मैक्सिमम टेंशन जो होता है, मैक्सिमम टेंशन एट द टाइम ऑफ फेलियर शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। सिमिलरली आपको स्ट्रेन के कंक्रीट के जो आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर में स्ट्रेन पे कितने होते हैं, स्ट्रेन होता है 0.0035 बेंडिंग के केस में। ठीक है ना, इन केस ऑफ बेंडिंग योर मैक्सिमम आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर्स कैरिंग और स्ट्रेन वैल्यू ऑफ 0.0035। ठीक है, तो इस तरह आपको स्ट्रेन डायग्राम पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेन डायग्राम के बेसिस पे ही आप क्या निकालते हो, स्ट्रेन डायग्राम के बेसिस पे जब आप डबली रीइंफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हो वहां से आपको स्ट्रेसेस एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील निकालना होता है, FSC की वैल्यू। अब स्ट्रेसेस एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील कैसे निकालोगे आप, जब तक आपको उस स्टील के लोकेशन पे, कंप्रेशन साइड में जो आपने स्टील डाला है उस लोकेशन पे आपको जब तक स्ट्रेन नहीं पता होगा, तो आपको स्ट्रेन डायग्राम की मदद से आपको स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। पहले स्ट्रेन एट द लोकेशन ऑफ कंप्रेशन स्टील एप्सिलॉन SC, देन उसके बेसिस पे, क्योंकि आपका जो अजम्पशन नंबर 3 होता है वो भी आपका यही कहता है कि आपके जो स्ट्रेसेस इन रीइंफोर्समेंट वो डराइव होंगे फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, फॉर द टाइप ऑफ स्टील यू आर यूजिंग। ठीक है, तो आपके जो स्ट्रेसेस होंगे रीइंफोर्समेंट के वो आपके डराइव होते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले अगर डबली रीइंफोर्स सेक्शन में आपको स्ट्रेसेस निकालने हैं रीइंफोर्समेंट के, तो आपको एप्सिलॉन SC निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद FSC निकालना पड़ता है। ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के डायग्राम से। ठीक है, जिस भी टाइप का स्टील आप यूज कर रहे हो तो। बट अब अगर आपके पास डायरेक्टली वो बोल देते हैं कि अगर आपको
टेबल नहीं गिवन है तो आपको एफएससी की वैल्यू अज्यूम करोगे तो आपको पता है कि अगर Fe415 अगर आप यूज कर रहे हो तो एफएससी की वैल्यू आप डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे 350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका Fe500 ग्रेड ऑफ स्टील है तो आप अपना एफएससी की वैल्यू को 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से स्टार्ट कर दो अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे। ठीक है, अगर आपके पास आईएस कोड बुक नहीं होती है तो आपको मेजरली आपको पता होना चाहिए कि एफएससी किस तरह निकालते हैं। ठीक है ना, जो आपका अजम्पशन नंबर 3 होता है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में कि स्ट्रेसेस इन रीइंफोर्समेंट आर डराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ठीक है ना, तो यहां से आपके स्ट्रेसेस निकलते हैं, तो स्ट्रेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली स्ट्रेस डायग्राम भी पता होना चाहिए आपको। स्ट्रेसेस में आपके जो कंक्रीट के जो स्ट्रेसेस होते हैं, डिजाइन कंक्रीट के स्ट्रेसेस कितने होते हैं, डिजाइन स्ट्रेसेस 0.45 FC के, सिमिलरली टेंशन में 0.87 टाइम्स ऑफ FY। ठीक है, तो ये निकलता कैसे, हमने पिछले वीडियो में इंटरव्यू सेशन 6 में डिस्कस कर लिया था कि 0.45 FC के और 0.87 FY कैसे आया है। तो ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है और आपके लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के अंदर ये जो आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया अजम्पशंस। ठीक है, और यहां से सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके जनरली पूछते हैं एग्जाम में। देन उसके बाद आपका आता है जो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के अंदर सिंगली रीइंफोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो सिंगली रीइंफोर्स बीम कब होगा, अगर एक्सयू जो आप निकालते हो वो अगर एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग होता है तो उस केस में आपका अंडर रीइंफोर्स सेक्शन मिलता है। एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग के बराबर होगी। ठीक है, तो आपको मिलेगा लिमिटिंग सेक्शन। देन उसके बाद जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बैलेंस सेक्शन की तरह जैसे होता था। सिमिलरली आपका अगर एक्सयू वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा आती है तो आपका ओवर रीइंफोर्स सेक्शन बनेगा। अब ओवर रीइंफोर्स सेक्शन तो हम प्रोवाइड करते नहीं है। ओवर रीइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रिटल फेलियर होता है उसके केस में। तो हम क्या करते हैं, जो एक्सयू की वैल्यू अगर एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा आई है तो जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप एक्सयू वाली वैल्यू को आप एक्सयू लिमिटिंग के ही लिमिट कर देते हो, मतलब एक्सयू जहां पे होगा वहां पे आप एक्सयू लिमिटिंग ही यूज करोगे। सिमिलरली अगर आपकी अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जो भी आपकी इक्वेशन है उसमें एक्सयू की जगह एक्सयू ही लिखे रहने देना होगा। सिमिलरली लिमिटिंग डेप्थ वाले में एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिटिंग कर देना और ओवर रीइंफोर्स सेक्शन वाले में भी एक्सयू जहां पे भी होगा एक्सयू लिमिटिंग तक ही पहुंचाओगे। तो आपको मेजरली ओवर रीइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड नहीं करने होते हैं, ब्रिटल फेलियर होता है उसमें, ब्रिटल फेलियर होता है ओवर रीइंफोर्स सेक्शंस में, तो इसलिए हम उसको ओवर रीइंफोर्स सेक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं। डबली रीइंफोर्स सेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो डबली रीइंफोर्स सेक्शन कब प्रोवाइड करते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डबली रीइंफोर्स सेक्शन आप तब प्रोवाइड करते हो जब आपकी बीम फिक्स्ड होती है, बीम के डायमेंशंस फिक्स्ड होते हैं। इसका मतलब बीम आपको रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है आपकी बीम, और जो भी आपकी बीम है वो आपका बेंडिंग मोमेंट, उसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी से, सिंगली रीइंफोर्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आपका अकर हो रहा है तो आपको डबली रीइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। डबली रीइंफोर्स सेक्शन मतलब आपको जो स्टील होगा वो टेंशन फेस के, टेंशन साइड के साथ साथ कॉम्प्रेशन साइड में भी आप प्रोवाइड करोगे। तो जैसे आप स्टील को कॉम्प्रेशन साइड में प्रोवाइड करते हो तो उस जो कॉम्प्रेशन साइड में जो स्टील आता है तो उस लेवल पे स्ट्रेसेस भी डेवलप होते हैं, उसी को हमारे को एफएससी बोलते हैं, उस स्ट्रेसेस को हम एफएससी बोलते हैं। और जहां पे आपने स्टील कॉम्प्रेशन साइड में प्रोवाइड किया है उस लोकेशन पे आपके स्ट्रेन भी निकलते हैं। तो आप इसलिए आपका स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम आपका सिंगली रीइंफोर्स का और डबली रीइंफोर्स का इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। डायग्राम अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पता है तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही कर दोगे। ठीक है ना, तो मैक्सिमम टेंशन जो भी कितना किससे कम नहीं हो, 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आपके एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के अंदर पता होनी चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको जो आपका डायग्राम होता है, स्ट्रेस डायग्राम होता है, वो आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी आपको बनाना आना चाहिए, सिंगली, डबली और बैलेंस सेक्शन के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए आपको बनाना आना चाहिए, लिमिटिंग सेक्शन के लिए, और आपका ओवर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए भी आपको बनाना आना चाहिए। क्लियर है। देन इसके बाद हम मैं बात करता हूँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपका एक्सियो लिमिटिंग आप कैसे निकालते हो, इसमें आप जो एक्सियो लिमिटिंग निकालते हो, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जैसे आपका वहां पे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, सिमिलरली यहाँ पे आप लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हो, एक्सियो लिमिटिंग। अब आप एक्सियो लिमिटिंग निकालते कैसे हो, एक्सियो लिमिटिंग के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका स्ट्रेन डायग्राम होता है, स्ट्रेन डायग्राम पे वहां से आपको एप्सिलॉन SC अपॉन एक्सयू माइनस डीसी, जो डीसी होता है जो आप कवर प्रोवाइड करते हो कॉम्प्रेशन साइड में स्टील के लिए, तो उसको हम डीसी बोलते हैं। ठीक है, तो उस ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल लगाते हुए उस स्ट्रेन डायग्राम की प्रॉपर्टीज आप
एक्सियो लिमिटिंग निकालते हो, तो एक्सियो लिमिटिंग की जो फॉर्मूला होता है, एक्सियो लिमिटिंग इज इक्वल टू के इंटू डी होता है। तो के जनरली जो होता है उसका एम्पेरिकल कांस्टेंट होता है, वो टाइप ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जो आपका एम्पेरिकल कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू 700 अपॉन 0.87 टाइम्स एफ वाई प्लस 1100 आती है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो इंटू डी कर दोगे तो यहाँ से आपको एक्सियो लिमिटिंग मिल जाएगा। अब आपका टाइप ऑफ स्टील पर डिपेंड करेगी, अगर आपका Fe250 स्टील है, माइल्ड स्टील है अगर आपके पास, तो जो आपकी के की वैल्यू होगी वो 0.53 होगी, क्योंकि अगर आप जब भी पुट करोगे 700 अपॉन 0.87 टाइम्स ऑफ 250 एफ वाई मतलब 250 प्लस 1100, इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.53 मिलेगा। तो आपका Fe250 के लिए जो आपकी एक्सियो लिमिटिंग की वैल्यू होगी वो 0.53 इंटू डी हो जाएगी। तो आपको एक्सियो लिमिटिंग लिखना है, Fe250 के लिए 0.53 डी पता होना चाहिए आपको, Fe415 के लिए आपको पता होना चाहिए 0.48 डी, सिमिलरली Fe500 के लिए आपको एक्सियो लिमिटिंग की वैल्यू 0.46 इंटू डी होता है। स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहे हैं, ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्ट्रेन डायग्राम की मदद से आपको एक्सियो लिमिटिंग निकालते हो आप, लिमिटिंग ये आपका लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के अंदर, ठीक है ना। तो आपने लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल ली। जो आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हो, एक्सयू कैसे निकालते हो, एक्सयू आप इसको फोर्स ऑफ कंप्रेशन को फोर्स ऑफ टेंशन के इक्वेट कर देते हो। लिमिटिंग जो आपका लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में फोर्स ऑफ कंप्रेशन और फोर्स ऑफ टेंशन के इक्वल कर दोगे तो आपको एक्सयू की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे निकलती है आपको, जो आपका फोर्स ऑफ कंप्रेशन कितना होता है 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन इज 0.87 एफ वाई इंटू एएसटी। तो यहां से जब आप इक्वेट कर देते हो तो यहां से एक्सयू वाला टर्म मिल जाता है, तो एक्सयू की वैल्यू मिल जाती है 0.87 एफ वाई एएसटी अपॉन 0.36 से 0.36 एफसी के इंटू बी। ओके, तो ये इस फॉर्मूले से आपको फोर्स ऑफ कंप्रेशन और फोर्स ऑफ टेंशन को जब इक्वेट कर देते हो, इस केस में आपको एक्सयू की वैल्यू मिलती है। सिमिलरली आपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन में देखा था, वहां से आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हो इक्वेट करके मोमेंट ऑफ एरिया को ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो वहां पे आपको मोमेंट को एरिया को इक्वेट करना है। यहाँ पे आपको लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में जब भी आपको एक्सयू निकालते हो आप फोर्स ऑफ कंप्रेशन को फोर्स ऑफ टेंशन के साथ इक्वेट कर देते हो, ठीक है। तो एक्सयू मिल जाएगा आपको, एक्सयू लिमिटिंग मिल जाएगा। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, लिमिटिंग सेक्शन है या ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है, उसके केस में मैंने बता दिया अगर एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से कम आती है तो आपको एक्सयू वैल्यू ही यूज करनी है। देन एक्सयू की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है एक्सयू लिमिटिंग से, ओवर रीइंफोर्स केस हो गया, तो वहां पे एक्सयू यूज नहीं करना है, एक्सयू लिमिटिंग यूज करना होता है। सिमिलरली आपको एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिमिटिंग होगा तो आपका लिमिटिंग सेक्शन होगा, तो वहां पे आप एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिटिंग ही यूज करोगे सारे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के केस में, आइदर फ्रॉम कंप्रेशन और आइदर फॉर टेंशन। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से निकालना है तो आपको लिवर आर्म पता होता है D माइनस 0.42 इंटू एक्सयू होती है। तो आप फोर्स ऑफ कंप्रेशन मतलब फोर्स ऑफ कंप्रेशन कितना होता है 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू इंटू योर लिवर आर्म कर देते हो। लिवर आर्म कितना होता है D माइनस 0.42 एक्सयू। तो यहां से आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड निकल जाता है। सिमिलरली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेंशन साइड आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका 0.87 एफ वाई इंटू एएसटी जो आपका फोर्स ऑफ टेंशन है इंटू लिवर आर्म कर दोगे D माइनस 0.42 एक्सयू। तो यहां से आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड भी निकल जाएगा। सिमिलरली आपको डबली रीइंफोर्स सेक्शन के लिए भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। वहां पे भी एक और टर्म आ जाता है, जो आपका कॉम्प्रेशन स्टील में आप स्टील प्रोवाइड करते हो तो उसकी वजह से भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, तो वहां से भी आपका जो एफएससी माइनस 0.45 एफसी के इंटू एएससी है ना, वहां से ये वाला टर्म और ऐड हो जाता है, और जो पहले आपका सिंगली रीइंफोर्स का पार्ट होता है वो होता ही होता है। तो यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो सिमिलरली, ठीक है ना। D माइनस डीसी आपका लिवर आर्म होता है उस केस में। डीसी क्या होता है, जो आपका स्टील जो आप प्रोवाइड करते हो कंप्रेशन साइड में उसका कवर होता है, ठीक है, टू द आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर से। तो यहां से आप सिंगली रीइंफोर्स, डबली रीइंफोर्स, इनफैक्ट आपको टी बीम्स के बारे में पता होना चाहिए, टी बीम्स या फिर फ्लेंज्ड बीम। फ्लेंज्ड बीम मतलब आपको अगर कोई टी बीम है उसका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालना है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज BF, तो आपको पता है आइसोलेटेड टी बीम है तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज L0 अपॉन B प्लस 4 प्लस BW से निकलती है। अगर आपका कोई स्लैब जो कोई कास्ट हो रही है मोनोलिथिक विद बीम के साथ स्लैब कास्ट हो रही है तो उस केस में आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज मिनिमम ऑफ L0 अपॉन B प्लस 4W वाला जो फॉर्मूला होता है L0 अपॉन 6 प्लस BW प्लस 6DF वाले फॉर्मूले से, या फिर जो भी आपका मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन जो भी आपका स्लैब के बीच में जो भी डिस्टेंस हो, तो इन दोनों में से जो भी कम वैल्यूज होती हैं लेसर वैल्यूज को हम अडॉप्ट कर लेते हैं मिनिमम
इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। सिमिलरली अब यहाँ पे एक्सयू की वैल्यू अगर आपकी फ्लेंज एरिया में लाई कर रही है, वो वाले केस भी पता होने चाहिए। सारे केसेस जो भी आपके रेक्टेंगुलर सेक्शन में यूज होते हैं वो सारे फॉर्मूले वैलिड हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपका जो इफेक्टिव जो आपका एक्सयू वैल्यू है, जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, वो आपका वेब एरिया में आता है, तो वहां से आपको YF का केस आ जाएगा, इक्विवेलेंट सेक्शन का केस आ जाता है। तो YF वाले केस को भी आप एक बार स्टडी कर सकते हो, वो से यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके फ्रीक्वेंटली लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के टी बीम, एल बीम क्या होती है, एल बीम आपका कहाँ पे प्रोवाइड होता है, अगर आप कॉर्नर देखोगे किसी भी बीम का तो वहाँ पे एल बीम मिल जाएगा। तो एल बीम का जनरली सारे फॉर्मुले जो आपके टी बीम के होते हैं उसको अगर हाफ कर देते हो आपका एल बीम का मिल जाता है। ठीक है, तो एल बीम हो गया, टी बीम हो गया, आपका सिंगली रीइंफोर्स बीम, जो भी सारे बीम्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना और पढ़ सकते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियोस में और भी मैं इसके रीइंफोर्स डिजाइन के और क्वेश्चंस और लेके आऊंगा। उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि भाई जो इसमें डिजाइन ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जैसे ही आप लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन और वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन बता दोगे और कर लोगे, पढ़ लोगे, तो उसके बाद आपका जो डिजाइन ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट वो आ जाता है टॉपिक। तो डिजाइन ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट में भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट की कंडीशन क्या होती है, ASV/B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4/0.87 FY। ठीक है ना, तो यहां से आपको मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट आप क्यों प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हो टू जो आपके क्रैक्स होते हैं डेवलप, उसको अरेस्ट करने के लिए। जो आप क्रैक्स डेवलप होते हैं डायगोनल टेंशन की वजह से, जो क्रैक्स आते हैं उसको श्रिंकेज क्रैक्स की वजह से आप अरेस्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, जो आपका शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो। ठीक है ना, अब शेयर रीइंफोर्स डॉवेल एक्शन को प्रोवाइड करने के लिए भी शेयर रीइंफोर्स प्रोवाइड करते हो। ठीक है, और आपका डक्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए भी शेयर रीइंफोर्समेंट, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हो। मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट की आपको कंडीशन मैंने बताया पूछते हैं वो जनरली, और क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब शेयर रीइंफोर्समेंट आप किस किस फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हो। अब आप मिनिमम शेयर जो शेयर रीइंफोर्समेंट होता है वो आप वर्टिकल स्ट्रप्स के टर्म्स में प्रोवाइड करते हो, इंक्लाइंड स्ट्रप्स के टर्म्स में प्रोवाइड करते हो, बेंट अप बार्स के टर्म्स में प्रोवाइड करते हो। बेंट अप बार्स जो आपका मेन बार्स होती है उसी को आप बेंट अप बार भी कहते हो। आपको एक पर्टिकुलर 45 डिग्री के जनरली एंगल पे हम उसको बेंड करते हैं। ठीक है, L/4 से ज्यादा हमारा मैक्सिमम लेंथ नहीं होनी चाहिए बेंड करने की, तो ये एक बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं। बेंट अप बार हम उसको जो वर्टिकल स्ट्रप्स और इंक्लाइंड स्ट्रप दोनों को मिला के ही भी करते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में स्पेसिंग कितनी होती है, VUS VS। देन उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि भाई आपने वर्टिकल बार्स डाल दी, इंक्लाइंड बार्स डाल दिया, जो आपका आपने देखा होगा कोई बीम होती है उसमें वो बोलते हैं कि सपोर्ट्स पे आपके जो स्ट्रप्स होते हैं वो कम स्पेसिंग पे लगे होते हैं, और जो सेंटर पे स्ट्रप्स की स्पेसिंग इंक्रीज कर देते हैं। व्हाट इज द रीजन बताइए आप कि भाई जो सेंटर पे क्या होता है कि अब आपको पता है कि कोई भी बीम है, कोई भी बीम पे अगर आप UDL एक्ट होता है, जो भी हमारा जो लोड एक्ट होता है वो एज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, तो वहां से आप देखते हो कि भाई जो आपका अगर शेयर फोर्स डायग्राम बना के देखो तो शेयर फोर्स डायग्राम जो सपोर्ट्स पे होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, WL/2 मैक्सिमम सपोर्ट पे आता है। ठीक है, जो आपका WL/2 मैक्सिमम सपोर्ट्स पे होता है, तो जो सपोर्ट्स पे मैक्सिमम शेयर फोर्स आता है, इस वजह से हमारे जो डिस्टेंस होती है स्ट्रप्स की सपोर्ट्स पे ज्यादा होती है, कम होती है सॉरी, और सेंटर पे हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है, वहां पे 0 होता है। आपका जो इंक्लाइन लाइन शेयर फोर्स डायग्राम होती है तो वहां पे हमारे को स्पेस हम स्ट्रप्स की इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको जनरली वो पूछते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ क्या होता है, VU/BD। ठीक है, VU मतलब अल्टीमेट शेयर फोर्स जो भी आपका अप्लाई हो रहा है सेक्शन पे, तो टाउ V और टाउ C मैक्स क्या होता है, टाउ C मैक्स होता है आपका कि जो आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस विद योर शेयर रीइंफोर्समेंट के साथ जो आपका शेयर स्ट्रेस बीम का है विद शेयर रीइंफोर्समेंट, वो टाउ C मैक्स होता है। उसकी वैल्यू भी आपको कोड बुक में दे रखी होती है, इंडियन स्टैंडर्ड IS 456/2000 में, उसकी वैल्यू को भी आप एक बार देख लेना, पढ़ के चले जाना। ठीक है, देन उसके बाद आपका टाउ C भी होता है। टाउ C क्या होता है, शेयर स्ट्रेस होता है विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट। तो टाउ C, अब जैसे आप टाउ V जब भी आप निकालते हो, टाउ V नॉमिनल शेयर स्ट्रेस VU/BD, टाउ V की वैल्यू आपकी टाउ C मैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। टाउ V की वैल्यू टाउ C मैक्स से अगर ज्यादा हो जाएगी तो आपको सेक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से आपको बीम्स डायमेंशन उसके चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, टाउ V की वैल्यू टाउ C मैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आपको मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट की कंडीशंस पता होनी चाहिए, क्यों प्रोवाइड करते हैं, कब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंक्लाइंड स्ट्रप्स के बारे में, बेंट अप बार्स के बारे में पढ़ सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी डिटेल डिस्कशन मैं इसमें शेयर रीइंफोर्समेंट में करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, देन उसके बाद हम कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे, फुटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, स्लैब्स के बारे में पढ़ेंगे, स्लैब में 1 वे स्लैब क्या होता है, 2 वे स्लैब क्या होता है, सारे डिस्कशंस कर लेंगे।
एज स्ट्रिप, मिडिल स्ट्रिप क्या होती है, वो सारे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। कॉलम जो आपका फ्लैट स्लैब होता है, फ्लैट स्लैब से जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है, कैपिटल, ड्रॉप, ये सारे टर्म्स जो आपके इंपॉर्टेंट है होते क्या हैं, किस तरह हम उसको अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करेंगे और उनको आंसर करेंगे क्वेश्चंस को, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आज के डेट, ठीक है, आरसीसी के लिए। तो आरसीसी में अभी तक आप लोगों ने सारा सब कुछ पढ़ लिया, WSM पढ़ लिया है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन पढ़ लिया है, और आपका यहाँ से पूरा लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के अंदर सिंगली रीइंफोर्स्ड, डबली रीइंफोर्स्ड और आपका टी बीम पूरा कंप्लीट हो चुका है। शेयर रीइंफोर्समेंट भी आपने मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हो, किन किन शेयर रीइंफोर्समेंट आपकी जो स्पेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है, मैक्सिमम कहाँ होती है, और ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, डिस्कस कर लिए। ये डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं। इनके बाद हमारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ, लैप लेंथ कितनी होती है कॉम्प्रेशन में, टेंशन में, ये जनरली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जो प्लेन बार्स इन टेंशन होती है, जो डेवलपमेंट लेंथ होता है 5 सिग्मा ST अपॉन 4 टाउ BD, मतलब 0.87 FY अपॉन 4 टाउ BD, अगर मैं LSM की बात करता हूँ। तो यहाँ से आपका जो IS कोड में बुक में दिया होता है वो टेंशन के लिए होता है, FE250 के लिए होता है। बट अगर आप उसमें कॉम्प्रेशन के लिए लिखना है और कोई भी ग्रिड अदर ग्रिड है FE4250 के अलावा, तो वहां से आपके टाउ BD वैल्यू जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होती है वो इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। कॉम्प्रेशन के केस में 25% इंक्रीज कर देनी होती है, ठीक है। माइल्ड स्टील के केस में अगर कोई अदर HYSD बार है तो आपको 60% इंक्रीज कर देनी होती है। ये सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे। लैप लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ में क्या डिफरेंस होता है, एंकरेज क्या होता है, हुक्ड एंकरेज, और बार बेंडिंग शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है। बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अभी आप लोगों ने कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं गारंटी कह रहा हूं कि आप लोगों ने अगर अभी तक कहीं चैनल पे नहीं देखा होगा कोई वीडियोस, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका प्रिपेयर नहीं है, वो सारे प्रिपरेशन करवा दूंगा। सारे डिटेल्ड क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा जो कि आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सभी में वैलिड है, इंपॉर्टेंट है, और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको नॉलेज मिलती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मोटिवेशन मुझे आप जितना व्यू करोगे उतना मुझे मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। सो स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी न्यू ईयर।